Hello everyone, welcome to IAS PCS by Aspirants. In this video, I am going to show you the test copy of Nikita Srivastav who has secured rank 15th in UP PCS 2022. तो चलिए बात करते हैं। इन्होंने मेक IAS से अपनी आंसर राइटिंग की थी, ऑनलाइन मोड में इन्होंने ज्वाइन किया था और इसके पहले भी 2 कॉपीज़ आपको दिखाई गई हैं जो कि दिव्या सीकरवार मैम की थी। तो चलिए बात करते हैं निकिता श्रीवास्तव मैम ने कैसी कॉपीज़ अपनी लिखी हैं, कैसे उन्होंने टेस्ट दिया है। इससे आपको ये पता लगेगा कि कैसे एक टॉपर अपने आंसर को फ्रेम करता है। और कुछ मिथ भी होते हैं हमारे कि जो टॉपर होते हैं वो बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखते हैं या फिर वो क्या ऐसा लिख देते हैं अपने पेपर में जो कि और लोग नहीं लिख पाते हैं, जो टॉप करते हैं और जो नहीं टॉप करते हैं, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, ये भी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो कॉपीज़ को एनालाइज करने का एक कारण ये भी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्होंने किस तरह के आंसर्स लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिकल डांस, हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न बैलेट स्टाइल। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में क्या लिखा है, शास्त्रीय नृत्य से आप क्या समझते हैं, यह पश्चिमी नृत्य नाटकीय शैली से किस प्रकार भिन्न है। 125 शब्द में आपको इसका उत्तर लिखना है। अब देखिए ये इनका मीडियम जो है वो इंग्लिश मीडियम है, तो आपको कॉपी में इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, आप देख सकते हैं। जैसा कि आपने दिव्या सीकरवार मैम वाली कॉपी अगर आपने देखी होगी तो उनका जो इंट्रोडक्शन होता था वो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट होता था, टू द पॉइंट 2 से 3 लाइन में लिखा जाता था। अब चूंकि आपको 125 वर्ड में ही आंसर फ्रेम करने हैं, सो यू हैव टू राइट वेरी क्रिस्प इंट्रोडक्शन इन योर कॉपी। जैसे आप यहाँ पे देखिए, क्लासिकल डांस आर एंशिएंट परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम दैट ancient performing art form that is designated as such by Ministry of Culture and संगीत नाटक अकादमी। ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि क्लासिकल डांस होते क्या हैं। अब क्वेश्चन की मेन क्वेश्चन में पूछा क्या है, आप ये देखिए क्वेश्चन में पूछा है शास्त्रीय संगीत बैलेट से कैसे अलग है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे आगे बताया है। देयर आर 6, यहाँ पे जो 6 हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में इन्होंने बता दिया है। और फिर यहाँ पर देखिए कि इन्होंने मैप बनाया है, ये मैप बनाया है इन्होंने, और इस मैप में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं वो किस रीजन में लाई करते हैं ये भी उन्होंने बता दिया। जैसे उत्तर प्रदेश बना के इन्होंने दिखा दिया कथक, यहाँ पे इन्होंने सत्तरिया डांस दिखा दिया, यहाँ पे कुचिपुड़ी दिखा दिया, यहाँ पे ओडिसी दिखा दिया, यहाँ पे मोहिनी अट्टम, उसके बाद से भारतनाट्यम दिखा दिया, है ना। तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपको कुछ क्लासिकल डांसेस का आइडिया है, उसके लोकेशन का भी आइडिया है। ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि अब टेक्निक क्या होती है उनकी और कैसे, पहले बात की कहाँ से ये चीज़ें ओरिजिनेट हुई, तो इन्होंने बता दिया है कि नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का, अब एक किताब का और एक राइटर का इन्होंने यहाँ पे प्रूफ दे दिया कि कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कैसे आप लिखते हैं। फिर उन्होंने बताया कि 3 मेन एलिमेंट होते हैं डांस के, एक होता है नृत्य, एक होता है नृत्य और एक होता है नाट्य। ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। अब बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कैसे अलग है, क्या चीज़ें हैं जो हमको लिखना है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने बताया है एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया भारतनाट्यम अर्लियर बाई देवदासी ऑफ टेम्पल। तो जो देवदासी प्रथा थी उनके द्वारा भारतनाट्यम की शुरुआत होती थी, ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। ज्वेलरी के बारे में बता दिया है कि ज्वेलरी कहाँ हैवी ज्वेलरी पहनी जाती है, जैसे कथकली के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या था, क्वेश्चन का डिमांड ये था, आप देखिए कि शास्त्रीय नृत्य से आप क्या समझते हैं। तो पहले इन्होंने बताया कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, भारत में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, कहाँ लोकेशन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कहाँ है, कहाँ पे हैवियर ऑर्नामेंट और ज्वेलरीज पहनते हैं, कहाँ पे किस तरह की डांसेस की जाती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी थोड़ी सी बताई। अब दूसरा पार्ट है जो कि आपको अगले 70-75 वर्ड में लिखना है, मतलब 60-65 वर्ड में, कि हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न बैलेट स्टाइल। तो अब यहाँ पे इन्होंने अंतर बताना शुरू किया है। आप यहाँ पे देखिए कि वेस्टर्न में क्या होता है कि लेग मूवमेंट पे फोकस किया जाता है, जबकि क्लासिकल में केवल लेग मूवमेंट पे नहीं बल्कि फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, हैंड का मूवमेंट कैसा है, लेग का मूवमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ये पहला डिफरेंस इन्होंने बताया। फिर इन्होंने बताया कि लेग मूवमेंट को भी क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग तरीके से। यहाँ पर फ्लैट फीट डांस होता है जो हमारे शास्त्रीय हैं उसमें। फिर इन्होंने और भी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट टोटल लिखे हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि इन्होंने क्या आंसर लिखा है, हमारा मकसद ये है कि इन्होंने किस तरह से अलग करके आंसर लिखा है और क्या इससे हम सीख सकते हैं, ये आपको ध्यान देने वाली बात है।
एक यहाँ पे मिथ और भी टूटता है कि राइटिंग बहुत ही फाइन होनी चाहिए। बहुत ही फाइन और बहुत ही सुंदर राइटिंग आपकी नहीं हो सकती है जब आप मेंस लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबकी नहीं हो सकती है, बट मैक्सिमम लोगों की नहीं भी हो सकती है। इसके पीछे कारण ये है कि जब हम पेपर में बैठते हैं तो वो जो प्रेशर होता है और वो जो टाइम कांस्टेंट होता है, उसमें परफॉर्म कर पाना और अच्छा लिख पाना, प्रेजेंट भी अच्छा कर पाना, बस इतना होना चाहिए कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो और उसके साथ ही साथ एटलीस्ट जो आप लिख रहे हैं वो रीडेबल हो, वो पढ़ा जा सके, इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्रॉन द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ये देखिए, भारतीय मंदिर स्थापत्य कला को रेखांकित कीजिए, ये क्वेश्चन है। और इन्होंने सबसे पहले क्या बताया है कि इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो इन्होंने बता दिया कि गुप्ता पीरियड वाज दैट पीरियड जबकि हमारे यहाँ मंदिर की जो स्थापत्य कला है, जो आर्किटेक्चर है, उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, उसका उद्भव शुरू हुआ, आप कह सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे ये इन्होंने बताया। अब इसमें समय के साथ साथ रीजनल वेरिएशंस आते गए, जैसे हम बेसर शैली पढ़ते हैं, नागर पढ़ते हैं, द्राविड़ पढ़ते हैं, कलिंगा पढ़ते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है कि एक बार इसका ओरिजिनेशन हुआ, ये ओरिजिनेट हुआ, इवॉल्व हुआ, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रीजनल जो इफेक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं आर्किटेक्चर में। तो ये इन्होंने बताया। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्कूल्स की इन्होंने बात की, एक नगर स्कूल और एक है द्रविडियन स्कूल। फिर इन्होंने एग्जाम्पल दिया, देखिए मैप बना के, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये क्या है कि ये यहाँ पे इन्होंने ये जो काम किया है ना, ये आपको करने से नंबर मिलेगा। इन्होंने एक मैप बना दिया इंडिया का और बता दिया कि कंदरिया महादेव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको बता दिया इन्होंने, कोणार्क को बता दिया। उसके बाद से यहाँ पे होयसाला टेम्पल जो होता है उसको बताया, होयसाला डायनेस्टी के द्वारा जो बनाया जाता था। फिर इन्होंने मोडेरा टेम्पल के बारे में बताया है, जो सन टेम्पल है सोलंकीज के द्वारा बनवाया गया। शोर टेम्पल जो पल्लवास के द्वारा बनाया गया। तो इन्होंने उन टेम्पल्स के नाम लिखे हैं और साथ ही ये नगर स्टाइल के टेम्पल्स हैं, उनके भी नाम लिखे हैं और किस डायनेस्टी ने बनाया है, एंड लोकेशन को इन्होंने बता दिया है मैप के थ्रू। एक तो ये खास बात है। देखिए फिगर की नेमिंग भी कर रही हैं, ये फिगर 1.0 और ये सब चीज़ें। फिर द्रविडियन स्टाइल के बारे में इन्होंने बताया है कि ये साउथ इंडिया में होता था, नगर में क्या अंतर है, द्रविडियन में क्या अंतर है, गर्भगृह कहाँ होता था, मंडप कहाँ होता था, शिखर कहाँ होता था, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं यहाँ पे डिटेल में। उसके बाद से आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ और यहाँ पे डायग्राम्स भी बनाए हैं, जैसे वल्लभी में कैसे होता था। तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम्स वगैरह इन्होंने बनाए हैं कि मंदिर में कैसे मंदिर का डेवलपमेंट होता है। कि जैसे अगर आप बात करें मंदिर की, तो अगर ये एक मंदिर है तो एक ऐसे होता है, या फिर ऐसे करके ऐसे माउंट टाइप का हो, तो वो किस तरह की स्ट्रक्चर है उसके बारे में इन्होंने बता दिया। फिर रीजनल वेरिएशन में इन्होंने बताया है कि ये जो मेन थे नगरा और द्रविडियन, जिसको हम नागर और द्राविड़ शैली बोलते हैं, उसके बाद से उनमें जो रीजनल वेरिएशंस आई, जैसे कि उड़ीसा में जब गए तो ये उड़िया स्कूल हो गया, जिसको हम कलिंगा के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने अलग से बता दिया है। जैसे सोलंकीज में जब हम जाते हैं तो वाटर टैंक्स वहाँ पे मिलते हैं, चंदेल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया। फिर द्रविडियन के बारे में इन्होंने बताया कि गर्भगृह, मंडप और गोपुरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो उसके बारे में इन्होंने बताया। फिर ये आगे बढ़ती हैं तो इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने थोड़ा सा और भी बताया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स हुए हैं, रूलर्स हुए हैं जिन्होंने उसको पैट्रोनाइज किया है और अलग अलग तरह की मंदिरों को बनाया है, उसके बारे में इन्होंने बताया। जैसे बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में इन्होंने बताया, चोला डायनेस्टी, और रत्ना टेम्पल के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये भी आप इससे सीख सकते हैं इस आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में नृत्य कला के विकास की एक समृद्ध एवं सुदीर्घ परंपरा रही है, व्याख्या कीजिए। साथ ही भारतीय लोक नृत्यों पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। इंडिया हैज़ अ रिच एंड लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डांसेस, एक्सप्लेन, ऑल्सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन फोक डांसेस। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन का डिमांड समझिए। क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में डांसिंग का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, पहले तो आपको ये बताना है। उसके बाद आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है कि फोक डांसेस क्या होती हैं। तो डांसेस जो हैं वो दो तरह की, एक क्लासिकल एक फोक। क्लासिकल के बारे में एक क्वेश्चन ऊपर हमने डिस्कस किया। इस क्वेश्चन में आपको पहले तो डांस के बारे में बताना है कि हाउ द डांस फॉर्म इन इंडिया इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद आपको बताना है कि फोक डांसेस क्या होती हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने वही वाली डिफिनीशन अभी जो आपने देखा कि डांस क्या है, एक परफॉर्मिंग आर्ट है जो लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए।
स्टोरी टेलिंग में भी इसका यूज होता है, ये इन्होंने बता दिया। उसके बाद इन्होंने बताया है कि इंडिया में 2 तरह के डांसेस हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एक क्लासिकल है, एक फोक है। फिर क्लासिकल के बारे में थोड़ी सी बातें इन्होंने लिखी कि क्लासिकल जो है दैट इज़ अ सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ डांस। उसके बाद से और भी चीज़ें इन्होंने लिखी कि इसमें टेक्निक चाहिए, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पे आधारित है, जो कि इन्होंने पहले वाले आंसर में भी लिखा था। तो एक बार अगर आपको सारी जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और एक आपके दिमाग में फ्रेमवर्क तैयार है कि हमें किस तरह से प्रोसीड करना है आंसर्स में, तो उस एक कॉन्सेप्ट की बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को उन्हीं इंफॉर्मेशंस के थ्रू लिख सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर इन्होंने फोक डांसेस के बारे में कुछ बातें बताई हैं कि वेडिंग्स वगैरह में, फेस्टिवल वगैरह में इसको परफॉर्म किया जाता है ज़्यादातर। उसके बाद इन्होंने देखिए यहाँ पे भरतनाट्यम के बारे में बताया है थोड़ा सा, कि उसमें ग्रेस होता है, ग्रेसफुल डांस है और टेम्पल ट्रेडिशन से भी रिलेटेड है, ये इन्होंने बता दिया। फिर इन्होंने सत्तरिया का एग्जाम्पल दे दिया। सत्तरिया कैसा डांस होता है, इन्होंने बताया है कि वैष्णविज्म का जब स्प्रेड हो रहा था नॉर्थ ईस्ट में, तो उस समय शंकर देव नाम के जो बहुत बड़े, आपको ये नाम, बहुत बड़ा नाम मिलता है शंकर देव, जब हम असम में पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन से रिलेटेड चीज़ें, वैष्णव भक्ति आंदोलन असम में जब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में इन्होंने बता दिया। फिर कथकली के बारे में इन्होंने बताया, जो कि केरला में है। फिर कथक के बारे में इन्होंने बताया है। इस तरह से इन्होंने कुछ बातें बताई हैं। लेकिन अब हम बात करें फोक डांसेस पे, तो अब ये आते हैं फोक डांसेस क्या होती हैं, जो स्पेशली सेकंड पार्ट पूछा गया था। अब यहाँ पे इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया है वो, फिर मैं कहूँगा कि इन्होंने जो मैप बना दिया है, आप देख रहे हैं ये मैप बनाया है, इसमें इन्होंने बता दिया है कि हर जगह पे कैसे कैसे फोक डांसेस होते हैं। जैसे तमाशा होता है महाराष्ट्र में, गरबा होता है, उसके बाद से और भी भांगड़ा है, घूमर है, ये सारी चीज़ें इन्होंने उसके बारे में बताया है। उसके बाद आगे बढ़ती हैं तो ये उन चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं जो कि इन्होंने मैप में दिखाया है, और यहाँ पे इनका ये आंसर समाप्त होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है एक, ये भी आप देख लीजिए कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक एंड कर्नाटिक स्टाइल ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो भारत में जो म्यूजिक है वो 2 तरह की है जो इंपॉर्टेंट हम देखते हैं, एक तो है हिंदुस्तानी स्टाइल और एक कर्नाटिक स्टाइल। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। कर्नाटिक स्टाइल जो है दैट इज़ द प्योर फॉर्म इन द सेंस कि इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं हुई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इंडिया में इन्वेजन्स होते हैं, जब आक्रमणकारी आते हैं और भारत में अटैक्स वगैरह होते हैं, फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया के कल्चर पे। साउथ इंडिया में बहुत रेयर केस में ही कोई पहुंच पाया है आक्रमण करने वाला। तो इसकी वजह से साउथ इंडिया में जो प्योरिटी रही है, जो चीज़ें जो कह सकते हैं आपकी जो म्यूज़िक है, अगर म्यूज़िक की बात करें तो कर्नाटिक म्यूज़िक जो है वो शुद्ध साउथ इंडियन म्यूज़िक है, इंडिया का अपना है। जबकि जब हम नॉर्थ इंडिया की म्यूज़िक्स की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के म्यूज़िक में बहुत सारे फॉरेन एलिमेंट्स भी मिक्स हो गए हैं। ये अंतर है बेसिक सा। अब इसको 125 वर्ड में इन्होंने लिखा। पहले उन्होंने फिर बताया कि म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक इज़ द परफॉर्मिंग आर्ट, इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं, साम वेद में इसका उल्लेख किया गया है। अब आपको क्या समझ में आया इन 3-4 क्वेश्चन से? 3-4 क्वेश्चन से समझ में आया कि एक सेट फ्रेमवर्क है आंसर लिखने का इनके। उसके बाद ये हर अपने आंसर में कुछ लोगों का उल्लेख करती हैं जो उस फील्ड से रिलेटेड हैं, कुछ बुक्स का उल्लेख कर रही हैं जो कि उससे रिलेटेड है। जैसे जब इनसे परफॉर्मिंग आर्ट में नाटक के बारे में, डांस के बारे में पूछा जाता है तो ये बताती हैं, नाट्यशास्त्र के बारे में उल्लेख करती हैं ये भरत मुनि। और जब इनसे पूछा जाता है म्यूजिक के बारे में तो इन्होंने सामवेद का उल्लेख किया। तो ये सब चीज़ें सीखने वाली हैं कि कैसे हम अपने आंसर को इसके जैसा फ्रेम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक के बारे में फिर इन्होंने कुछ बताया है कि राग होता है, ताल होता है, स्वर होता है, ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं इंडियन म्यूजिक के। रिलीजियस ट्रेडिशंस क्या हैं, रॉयल पैट्रोनेजेस कैसे मिले इसको, ये इन्होंने बताया। तानसेन के बारे में बता दिया, है ना। उसके बाद नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को इन्होंने डिवाइड कर दिया और बता दिया कि हिंदुस्तानी जो है और कर्नाटिक में क्या अंतर है। तो हिंदुस्तानी में इन्होंने बताया कि नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक है, कर्नाटिक में बताया कि साउथ इंडिया का म्यूजिक है। रिलेटिवली हिंदुस्तानी को ओल्ड बताया इन्होंने। उसके बाद से बताया कि कर्नाटिक 15वीं सेंचुरी के आसपास भक्ति मूवमेंट के समय डेवलप होता है। पर्सियन इन्फ्लुएंस है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉरेन इन्वेजन्स के कारण जो अमेलगमेशन हुआ है दो म्यूजिक का, हिंदुस्तानी स्टाइल वाले में, नॉर्थ इंडिया वाले में। तो इन्होंने बताया कि पर्सियन इन्फ्लुएंस है ड्यू टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया, और ये इंडिजिनस है, ग्रेट है, ओरिजिनलिटी है। किस में ओरिजिनलिटी है? साउथ इंडिया वाले में, यानी कि कर्नाटिक म्यूजिक में। फिर इंस्ट्रूमेंट में वीणा, तबला, वायलिन, सारंगी का प्रयोग होता है। और साउथ इंडिया में जो कर्नाटिक म्यूजिक है उसमें मृदंगम का प्रयोग होता है। मृदंग बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया में कर्नाटिक म्यूजिक की जब हम बात करें। 7 राग, 72 राग, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। और लास्ट में इन्होंने बता दिया कि हालांकि कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों म्यूजिक में, लेकिन
दोनों ही इंडिया के रिच कल्चर को, रिच ट्रेजर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से इन्होंने अपनी इस आंसर को समाप्त किया। तो यहीं तक हम रखते हैं इसको। इन 4 क्वेश्चंस के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किस तरह के आंसर ये लिखा है इन्होंने। और राइटिंग भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा राइटिंग नहीं है एकदम, लेकिन हाँ ये है कि पढ़ने के लायक है, पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल क्लियरली पढ़ा जा सकता है। और इनके इंट्रोडक्शन भी क्रिस्प और शॉर्ट हैं, और कुछ भी उल्टी सीधी बातें, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। टू द पॉइंट, 125 शब्द में आप कितना लिख सकते हैं, तो टू द पॉइंट इन्होंने लिखा है। थैंक यू सो मच।